हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित गुप्ता आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल अंकित कॉन्सेप्ट 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराना, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बड़े हों, चाहे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये सभी लोगों के लिए कारगर साबित होगा। और दोस्तों, मैं जो आप लोगों को नॉलेज देने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाने वाला हूँ अपने चैनल पर, एनसीईआरटी बुक को मैं कंप्लीट करूँगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो। मैं पहले शुरू करूँगा ज्योग्राफी से, क्योंकि पहले पृथ्वी का निर्माण होता है। सबसे पहले पृथ्वी नहीं रहेगी तो मानव का इतिहास कैसे आएगा। तो पहले हम भूगोल को पढ़ेंगे, उसके बाद इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद संविधान को पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। यानी कि पहले ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी। तो आज से हम लोग, और दोस्तों इस वीडियो को हर व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मूलभूत जानकारियां हैं। अगर ये नहीं जानते हम तो हमारे मनुष्य से इस पृथ्वी पर सरवाइव करना मुश्किल है। हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को जानना चाहिए कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हमारा पृथ्वी कितना पुराना है, और मतलब कैसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, हमारे मतलब पर्यावरण कैसे है, मतलब भूगोल के बारे में ऑल ओवर जानकारी। एनसीईआरटी जो क्लास 6 का बच्चा पढ़ता है वो बेसिक जानकारियाँ सबको होनी चाहिए। और ख़ासकर मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे, यूपीएससी के लेवल का, मैं आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टर्मिनोलॉजी आप लोगों को मैं बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, एकदम बेसिक से। उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूँ पृथ्वी हमारा आवास। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों, ये बीच में जब हम लोग बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, तो हर एक एनसीईआरटी की बुक में भारत के संविधान की उद्देशिका दिया रहता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान में किस चीज़ों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, उद्देशिका जो है, उद्देश्य प्रस्ताव से इसका शब्द लिया गया है, जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा था। उसी के आधार पर उद्देशिका नाम इसका लिया गया है। तो हम लोग उद्देशिका का दोस्तों अर्थ होता है उद्देश्य, कि हमारे संविधान का, किसी भी संविधान का उद्देशिका क्यों बनाया जाता है, प्रियम्बल क्यों बनाया जाता है। प्रियम्बल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस उद्देशिका में यह लिखा होता है कि उस संविधान की प्रकृति क्या है, आखिर उस संविधान में क्या लिखा है, उस संविधान की प्रकृति क्या है, उस संविधान क्या बताता है हमारे लोगों के बारे में, न्याय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में बताता है कि किस प्रकार की समानता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार का न्याय है। और इसमें बताया जाता है कि हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, आखिर हम इस संविधान में किस चीज़ का वर्णन करने जा रहे हैं, और इस संविधान का उद्देश्य क्या है, इस संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है, इस संविधान का मूलभूत सार क्या है। पूरा सार जो है संविधान का, इस सार हम कह सकते हैं, संविधान का सार जो है उद्देशिका कहलाता है। और इसमें आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा पूरा संविधान का उद्देशिका है। हम लोग कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी हैं जो हम लोग समझेंगे, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, समझ में नहीं आते हम लोगों को। मैं उसको आप लोगों को समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमारा देश जो है, हमारे संविधान सभा के जो लोग थे वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते थे। मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हुआ कि अब कोई भी देश
पर्टिकुलर देश कोई आंतरिक मामला या बाह्य मामले को का निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। वो किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, वो किसी अन्य देश के निर्णय पर बाध्य नहीं है, वह किसी अन्य देश का राज्य नहीं है, वह किसी अन्य देश के फैसले पर बाध्य नहीं है कि वो फैसला देंगे तो हम वही मानेंगे। हम अपने आंतरिक मामले, चाहे देश के अंदर का मामला हो, चाहे इंटरनेशनल मामला हो, हम कोई भी मामला हो, हम उसमें निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हम किसी अन्य देश पर बाध्य नहीं हैं, हम अन्य देश के फैसले पर बाध्य नहीं हैं, ना हम किसी अन्य देश पर निर्भर हैं। हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है पूर्णतः स्वतंत्र। और समाजवादी, समाजवादी शब्द का अर्थ होता है समाज। समाजवादी का मतलब ये होता है कि समाज को हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान जो है भारत को एक समाजवादी बनाना चाहता है। समाजवादी का अर्थ यहाँ पे ये है दोस्तों, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए कोई नीतियाँ बनाना, समाज में जो आवश्यकता है उस समाज को ले करके चलना समाजवादी कहलाता है। और समाजवादी दोस्तों दो प्रकार का होता है, लोकतंत्र समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था को पाया जाता है। साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। राज्याश्रित समाजवाद या साम्यवादी समाजवाद में किसी भी वस्तु का उत्पादन और वितरण से संबंधित संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है। सीधा मतलब इसका ये है कि साम्यवादी समाजवाद में हर एक सेक्टर को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, उसको गवर्नमेंट के अधिकार में हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर उसमें नहीं रहेगा। साम्यवादी, जिस देश में साम्यवादी समाजवाद होता है, जिस देश में साम्यवादी समाज की व्यवस्था अपनाई गई है, उस देश में हर एक सेक्टर को नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, उसका केंद्र सरकार के द्वारा उसको शासित किया जाता है। केंद्र सरकार उस पर सीधा अपना नियंत्रण रखती है। उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई योगदान नहीं होता है, ना कि प्राइवेट सेक्टर कोई अधिकार होता है, वो सीधे सरकार के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। और जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद में निजी क्षेत्र भी आते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी आते हैं, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी रहेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर भी रहेंगे, दोनों क्षेत्र मौजूद होते हैं। उसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं, जो कि भारत में अपनाया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का ही दूसरा नाम है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सीधा सा मतलब है दोस्तों कि किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देना, किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। हमारे देश में किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, या किसी विशेष धर्म को विशेष प्रावधान नहीं जो प्रोवाइड किया जाता है कि ये वर्ग या ये धर्म हमारे लिए अलग है, ये हमारे लिए धर्म अलग है। हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे भारत में सभी धर्म को एक समान रूप से माना जाता है। हमारा संविधान सभी धर्म को एक समान रूप से सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय समान रूप से दिया जाता है, और सभी को समान रूप से स्वतंत्रता दिया जाता है, समान रूप से समानता दिया जाता है। और हर एक चीज़, किसी भी जो भी धर्म के लिए जो भी अवसर आए, जो भी हमारे जॉब आएंगे, सभी धर्म के लिए एक समान रूप से उसके लिए होगा। ये नहीं कि पर्टिकुलर धर्म के लिए निकाला गया है वो जॉब, सभी के लिए एक, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा मतलब है कि हमारा देश सभी धर्म को एक समान रूप से मानता है, किसी धर्म में भेदभाव नहीं करता है कि ये हिंदू हैं, मैं हिंदू के लिए अलग प्रावधान, मुस्लिम के लिए अलग प्रावधान, सिख के लिए अलग प्रावधान, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश में सभी धर्म के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, सामाजिक समान न्याय दिए जाएंगे, समान रूप से स्वतंत्रता दी जाएंगी। हर एक चीज़ समान रूप से, किसी भी धर्म को भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जो हो। आगे बढ़ते हैं तो इसमें कह रहा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक पर। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि लोगों का शासन। लोकतंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग जो है, जनता, लोग यानी जनता, वो प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, हमारे सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है या प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, मतलब प्रशासन में। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो केवल स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा पाई जाती है। ज़्यादातर विश्व में जितने भी देश हैं वहाँ पे अधिकतर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाए जाते हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही कारगर साबित होता है किसी भी देश के लिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही ज़्यादा सुविधाजनक होता है अगर कहें हम। तो लोकतंत्र का मतलब सीधा सा मतलब है दोस्तों, आप समझिए अच्छे से। लोकतंत्र का मतलब सीधा सा मतलब है कि लोगों का शासन, जहाँ पे लोगों का शासन हो, ना कि राजा का शासन, उसे कहते हैं लोकतंत्रात्मक। गणराज्य का अर्थ दोस्तों यहाँ पे कि देश का संवैधानिक प्रमुख जो है वो वंशानुगत ना होकर वो चुनाव की प्रक्रिया द्वारा सत्ता में आता है। जैसा कि हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। उनका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है, लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उनका चुनाव होता है तो हमारे सत्ता में आते हैं। राजा वंशानुगत नहीं होगा। गणराज्य का यही अर्थ होता है। गणराज्य का मतलब है कि जहाँ का राजा वंशानुगत ना होकर उसका चुनाव होता है 5 साल में, या मतलब कि हमारे देश में 5 साल में होता है, अन्य देश का होता होगा। तो गणराज्य का सीधा सा मतलब है कि जिस देश का संवैधानिक प्रमुख, जिस देश का प्रथम नागरिक वंशानुगत ना होकर चुनाव की प्रक्रिया द्वारा सत्ता में आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय दिया गया है। हम लोगों को, भारत के नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय दिया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रस्तावना के अनुसार 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, हम कोई भी विचार अपना रख सकते हैं। हमारे जो विचार हैं हम किसी के सामने रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं हम। अभिव्यक्ति, कोई भी चीज़ हम कहीं भी बोल सकते हैं, लीगल चीज़ हम कहीं भी बोल सकते हैं। हमें प्रेस की आज़ादी है, मीडिया में हम कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब लीगल चीज़ बोल सकते हैं, जो नीतिगत हो उसको हम बोल सकते हैं। और विश्वास, हम किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं। और धर्म, हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, पर्टिकुलर धर्म को नहीं, आपको बाध्य नहीं किया जाएगी कि आप इस धर्म को मानिए। उपासना, आप किसी भी देवी देवता का पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं आप इस देवी देवता का पूजा कीजिए, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो हमारे भारत के नागरिकों को प्रस्तावना के अनुसार 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। विचार की स्वतंत्रता, आप कहीं भी किसी भी मामले में अपना विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति, आप कहीं भी अपने मत को मतलब बोल सकते हैं, आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त का अर्थ होता है बोलना। आप कोई भी चीज़ बोल सकते हैं अपने विचार के अनुसार कहीं भी। विश्वास, हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, हमें बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप इन पर विश्वास करिए। धर्म की स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और उपासना, हम किसी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा यानी कि सभी व्यक्ति का एक प्रतिष्ठा होता है, सभी व्यक्ति का एक सम्मान होता है। तो सम्मान और अवसर की समानता। अवसर का यहाँ मतलब है कि जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्पल के रूप में गवर्नमेंट जॉब निकालती है, सरकार जो गवर्नमेंट जॉब निकालती है
वो सभी लोगों के लिए निकालती है, ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए निकालती है, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो SC ST OBC जनरल, चाहे जिस भी कैटेगरी का हो, वो सभी के लिए निकालती है। किसी विशेष धर्म या किसी विशेष कैटेगरी के लिए वो नहीं निकालती है। सभी के लिए अवसर की समानता इसीलिए बताया गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट हमारी जो सरकारी जॉब निकालती है, जो हमारी सरकारी जॉब देती है हमको, वो सभी के लिए निकालती है, किसी विशेष वर्ग के या विशेष क्षेत्र के लिए नहीं निकालती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। कुछ प्रावधान को 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिया गया था और कुछ प्रावधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आज हम लोग दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, हम अपने पाठ्यक्रम पे आ जाएंगे। सौर मंडल में पृथ्वी है, तो बीच में हमारे आ गया था, हर एक बुक में होता है, तो हमने सोचा कि लाइए आप लोगों को थोड़ा समझा दें इसका मतलब, इसके जो टर्मिनोलॉजी थोड़ा से हैं हमने समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से उसको समझे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का एक चैप्टर है, सौरमंडल में पृथ्वी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको शुरू करेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारे देश में जागरूकता बढ़े। हर नागरिक को यह सब पता होना चाहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।